नमस्कार बच्चों, इन दिनों हम निबंध चयनिका की निबंध पढ़ रहे हैं और आज बारी है प्रेमचंद के निबंध साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता। आप सभी प्रेमचंद के नाम से भली भांति परिचित होंगे। बच्चों, प्रेमचंद हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम है जिनके लिए पूरे एक युग का नामकरण उन्हीं के नाम पर किया गया, प्रेमचंद युग। क्योंकि उन्होंने इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हिंदी साहित्य में किए कि बिल्कुल एक नया रास्ता हिंदी साहित्य के लिए बना। राजपथ के समान प्रेमचंद जी से पूर्व हिंदी साहित्य में केवल और केवल भावनाओं और आदर्श का साम्राज्य स्थापित था। और अगर हम गद्य की और उपन्यास की बात करें तो तिलस्मी, अयारी, उपदेशात्मक इस तरह के उपन्यास लिखे जा रहे थे। प्रेमचंद ने पहली बार हिंदी उपन्यास में मानव मात्र की स्थापना की और ये मानव साधारण मानव था और इसीलिए अभिव्यक्ति का माध्यम भी जनसाधारण की भाषा को बनाया। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था। उनका नाम जो था वो धनपत राय था। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में जो 2 नंबर का प्रश्न होता है खंड अ में, उसमें यह पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। प्रेमचंद नाम से उन्होंने साहित्य सर्जना की थी, लेकिन उनका वास्तविक नाम जो था वो धनपत राय था। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, कहानी संग्रह लिखे और कुछ नाटक और निबंध भी लिखे। हमारा ये जो निबंध है संकलित निबंध चयनिका में साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता, यह एक उच्च कोटि का निबंध माना जाता है। और प्रेमचंद के साहित्य के बारे में जो विचार थे उनको अच्छी तरह से इस निबंध के माध्यम से जाना जा सकता है। इस निबंध में प्रेमचंद ने साहित्य की प्रगतिशील दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। उनका ऐसा मानना है कि साहित्यकार तो स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है। अगर कोई साहित्यकार प्रगतिशील नहीं है तो वो सच्चा साहित्यकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी साहित्यकार अपने समय से आगे की बात सोचता है। वो उस रास्ते पर चलता है जिस पर जनसाधारण नहीं चलते। वो ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो इसीलिए प्रेमचंद ने अपने इस निबंध में अपनी इस मान्यता को प्रस्तुत किया है कि साहित्य को समाज के सामने आदर्श के साथ साथ यथार्थ की स्थापना भी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे सामने यथार्थ नहीं होगा तब तक हम एक सम्यक आदर्श की कल्पना नहीं कर सकते। या इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि बिना यथार्थ के आधार पर जो आदर्श कल्पित किया जाता है वो केवल कपोल कल्पना मात्र हो सकता है। आज हम थोड़ा सा निबंध को पढ़ने का तरीका बदलते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा में व्याख्या भी आती है और व्याख्या के लिए सामने
पंक्तियाँ होना आवश्यक है। जब तक आपको पूरा निबंध समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, इस निबंध का पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगी और इस निबंध को विस्तृत रूप से हम पढ़ते हैं। निबंध की शुरुआत होती है इस अवतरण से, जिसमें प्रेमचंद लिखते हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ, यह नाम ही मेरे विचार से गलत है। साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। अगर उसका स्वभाव प्रगतिशील नहीं होता तो शायद वह साहित्यकार ही न होता। उसे अपने अंदर की एक कमी महसूस होती है और बाहर भी। इसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। यहाँ पर प्रेमचंद जी इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि अपने आसपास समाज में जब साहित्यकार को ये लगता है कि विसंगतियाँ और विडंबनाएँ मानव जीवन को दुष्कर कर रही हैं, तो ऐसे में उसको लगता है इन सबको हटा कर के और एक आदर्श समाज की स्थापना की जानी चाहिए। और इसके लिए उसे बहुत पीड़ा होती है ये सब देख करके, और उसकी आत्मा हर समय बेचैन रहती है कि किस तरह से इन विसंगतियों को दूर किया जाए। अपनी कल्पना में वह व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छंदता की जिस अवस्था में देखना चाहता है वह उसे दिखाई नहीं देती। इसलिए वर्तमान मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल उड़ता रहता है। वह इन अप्रिय अवस्थाओं का अंत कर देना चाहता है, जिसमें दुनिया में जीने और मरने के लिए इससे अधिक अच्छा स्थान हो सके। यही वेदना और यही भाव उसके हृदय और उसके मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखता है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से प्रेमचंद जी ने बताया है कि साहित्य का उद्देश्य समाज में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, इनको देखकर, महसूस कर, अभिव्यक्त कर और लोगों में चेतना जागृत करना है। समाज को और अच्छा बनाने की ओर अग्रसर करना है। उसका दर्द से भरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता कि एक समुदाय क्यों सामाजिक नियमों और रूढ़ियों के बंधन में पड़कर कष्ट भोगता रहे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो रूढ़ियाँ हैं और बंधन है वो किसने बनाए? वो मनुष्य ने ही तो बनाए। तो ऐसे में मनुष्यों द्वारा बनाई गई ये रूढ़ियाँ और बंधन, जिनसे मनुष्य जीवन ही आतंकित है, तो अब जब चेतना जागृत हुई है तो यह हमारा कर्तव्य है, और विशेषकर साहित्यकार का कर्तव्य है, क्योंकि वो ज़्यादा बुद्धिशील होता है, साधारण लोगों से ज़्यादा संवेदनशील भी होता है। तो उसका कर्तव्य निश्चित रूप से ज़्यादा है कि वो इन चीज़ों को दूर करने के लिए अपने साहित्य के माध्यम से प्रयास करे। क्यों न ऐसे सामान इकट्ठे किए जाएं कि वह गुलामी और गरीबी से छुटकारा पा जाएं। वह इस वेदना को जितनी बेचैनी के साथ अनुभव करता है, उतना ही उसकी रचना में ज़ोर और सच्चाई पैदा होती है। अपनी अनुभूतियों को वो जिस क्रमानुपात में व्यक्त करता है, वही उसकी कला कुशलता का रहस्य है। तो संवेदनशीलता के साथ इस समाज के इस दर्द को महसूस करना, जितनी शिद्दत के साथ साहित्यकार महसूस करता है, अनुभूत करता है, तो अभिव्यक्ति में उतना ही पैनापन और उतनी ही तीव्रता आती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। पर शायद इस विशेषता पर जोर देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि प्रगति या उन्नति से प्रत्येक लेखक या ग्रंथकार एक ही अर्थ ग्रहण नहीं करता।
जिन अवस्थाओं को एक समुदाय उन्नति समझ सकता है, दूसरा समुदाय असंदिग्ध अवनति मान सकता है। इसलिए साहित्यकार अपनी कला को किसी उद्देश्य के अधीन नहीं करना चाहता। उसके विचारों में कला केवल मनोभावों के व्यक्तीकरण का नाम है, चाहे उन भावों से व्यक्ति या समाज पर कैसा ही असर क्यों न पड़े। यहाँ पर व्यंजना भाव है प्रेमचंद का कि अभी तक साहित्य को व्यक्तिगत दुख और सुख की अभिव्यक्ति का माध्यम माना गया था। तो प्रेमचंद जी का ऐसा कहना है कि ऐसा साहित्य समाज के किसी काम का नहीं। वो साहित्य जो समाज को आगे प्रगति की ओर नहीं बढ़ा सकता, तो ऐसा साहित्य समाज के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। तो प्रेमचंद जी ऐसा मानते हैं कि साहित्य को निश्चित रूप से समाज के यथार्थ को सामने लाना चाहिए और उसके बाद उस यथार्थ के माध्यम से एक आदर्श की परिकल्पना कर समाज को ये बताया जाना चाहिए कि प्रगति की राह पर बढ़ने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को और अच्छी और बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए क्या किया जा सकता है, यह साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। आज हम अपने व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। इस निबंध को आगे की ओर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।